हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12 का यूनिट 5। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के होते हैं, उनके मेरिट्स एंड डिसएडवांटेजेस और वो किस चीज़ में सुटेबल हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क। ओके, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एज अ फ्रेमवर्क। ये एक फ्रेमवर्क है जिसके विदिन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म। ओके, मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क जो है वो परफॉर्म किया जाता है। इट स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। ये रिलेशनशिप को डिफाइन करता है किन लोगों के बीच में, तो पीपल, वर्क और रिसोर्सेज के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको हम कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैंडल कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। जितने भी रिसोर्सेज एक ऑर्गेनाइजेशन में एट अ टाइम अवेलेबल होता है उसको हम बेटर वे में कैसे यूज कर सकते हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये डिफाइन करता है रिलेशनशिप। इट स्पेसिफाई द रिलेशन बिटवीन द पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज एज बिजनेस ऑपरेट इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। बिजनेस जो है वो कहाँ ऑपरेट होता है? तो बिजनेस ऑपरेट होता है डायनेमिक इन्वायरमेंट में। ठीक है, डायनेमिक इन्वायरमेंट में हमारा बिजनेस जो है हम उसको ऑपरेट करते हैं। हमारे बिजनेस के जो सराउंडिंग में जितने भी चीज़ें हैं वो बिजनेस को इफेक्ट करती हैं, बिजनेस उनसे इन्फ्लुएंस होता है। ओके, जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, चाहे वो स्पेसिफिक फैक्टर्स हो सकते हैं या जनरल फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन वो सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमने जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोच रखा है या हमने जो काम इसमें करना है, हम उसमें रिलेशनशिप कैसे बिल्डअप कर सकते हैं या कैसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को ज़्यादा बेटर बना सकते हैं या मैनेजरियल टास्क को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, हमने इसमें जानना है। नेक्स्ट वी हैव इज द फॉलोइंग कंसिडरेशन टू बी केप्ट इन माइंड while framing or building an organizational structure। जब हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बना रहे होंगे, बिल्ड कर रहे होंगे या फ्रेम कर रहे होंगे, तो हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। उसी के आधार पर हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को या ऑपरेटिंग टास्क को बनाना होगा। नंबर 1 इज जॉब डिज़ाइन। हमने जॉब को डिज़ाइन करना है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नंबर ऑफ जॉब्स होते हैं, उस नंबर ऑफ जॉब के लिए हमें सूटेबल या परफेक्ट एम्प्लॉय चाहिए। हम उस व्यक्ति का सिलेक्शन करेंगे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल होगा। तो नेक्स्ट क्या करना है? आपको जॉब को डिज़ाइन करना है। आपको किस डिपार्टमेंट में या किस सेक्टर में और किस एरिया में आपको किन लोगों की आवश्यकता है, या आप कैसे अपने जॉब को डिफाइन कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड, सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड, परचेज डिपार्टमेंट से रिलेटेड। ओके, इन सारी चीज़ों को आप कैसे ऑपरेट कर सकते हो या इन सारी चीज़ों को आप कैसे मैनेज करके डिज़ाइन कर सकते हो, उसी के आधार पर आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो भी डिफाइन होगा। अगर आप जॉब को डिज़ाइन नहीं करोगे, आप स्पेसिफिक तरीके से हर एक चीज़ को नहीं बताओगे, देन जो एम्प्लॉयज़ होंगे या वर्कर होंगे वो अपनी स्किल को कैसे यूज़ कर पाएंगे एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज डिपार्टमेंटेशन। हमने डिपार्टमेंट्स क्रिएट करना है। पहले हम लोग क्या करेंगे? स्टाफ का सिलेक्शन करेंगे, देन ग्रुप में डिवाइड करेंगे। आफ्टर ग्रुप हम उस ग्रुप को डिपार्टमेंट्स में क्रिएट करेंगे, या डिपार्टमेंट क्रिएट करने के बाद उस
उस ग्रुप को हम डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देंगे, जिसके आधार पर हम एक डिपार्टमेंट्स के काम को स्पेसिफिक तरीके से जज कर सकते हैं, या उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड हमने जो काम लेना है, एक ऑर्गेनाइजेशन को एक डिपार्टमेंट से जो काम लेना है वो उस डिपार्टमेंट से काम ले सकता है, अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकता है। तो आपने या बिजनेसमैन को सबसे पहले एक जॉब डिज़ाइन करने के बाद डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने होंगे। ओके, डिपार्टमेंट्स में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे? आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो सकता है, ओके, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर हम सेल को रख सकते हैं, हम एडवर्टीजमेंट को रख सकते हैं, या प्रोडक्शन के अंदर हम परचेजिंग को रख सकते हैं या परचेज को रख सकते हैं, जिसमें हम रिलेट कर सकते हैं कि ये इसके अंदर आ सकता है और ये इसके अंदर आ सकता है। हमने अब डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिए। डिपार्टमेंट क्रिएट करने के बाद सबसे इफेक्टिव चीज़ ये होगा कि हम स्पेसिफिक तरीके से उनको काम समझा पाएंगे, और उनको जो हमने काम रिस्पॉन्सिबल बनाया है जिस काम के लिए, उनसे हम उन कामों को ले पाएंगे, अर्थात कि उनसे हम ये बोल पाएंगे कि आपने ये काम करना है, तो हमें आप अकाउंटेबल होगे कि आप इस काम के लिए आपको राइट टाइम पर इस काम को पूरा करके देना है। नेक्स्ट वी हैव इज स्पैन ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट। अब हमने जॉब को डिज़ाइन कर दिया, ओके, डिपार्टमेंट्स भी क्रिएट कर दिए। आफ्टर डैट हम क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। हमने हर एक चीज़ को कंट्रोल करना है। अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे या मैनेजमेंट हमारा फेल हो जाएगा, जिसके कारण हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितना मैंने इन्वेस्ट किया है एज अ बिजनेसमैन, जो भी बिजनेसमैन है उसने ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया है, अगर वो उसका मैनेजमेंट में कंट्रोल कम है या इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है, जिसके कारण पूरा का पूरा जो उसका इन्वेस्टमेंट है वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। देन वी हैव इज डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। पावर को आप कैसे डेलीगेट करते हो, कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो। ओके, मैनेजमेंट के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था टॉप लेवल टू मिडिल लेवल टू लोअर लेवल। 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। तो 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर हम वहाँ पर पावर को डेलीगेट नहीं करेंगे या हम उसमें डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि हम लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट से या लोअर लेवल से हम परफेक्टली काम नहीं ले पाए। तो वहाँ पर भी हमें डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी करना पड़ेगा या डेलीगेशन ऑफ पावर करना पड़ेगा, तभी हम अपने काम में इफेक्टिवनेस दिखा पाएंगे। हमारे एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस वो डिसीजन ले पाएंगे, वो चीज़ों को जज कर पाएंगे और उसके आधार पर वो एक अच्छा निर्णय लेकर के अपने काम को पूरा कर लेंगे। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ओके, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के होते हैं और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी क्लासिफाइड अंडर 2 कैटेगरीज। ओके, 2 कैटेगरी में हम इसको डिफाइन करते हैं। पहला हमारा आएगा फंक्शनल स्ट्रक्चर और दूसरा हमारा आएगा डिविजनल स्ट्रक्चर। ओके, पहले हम बात करेंगे कि फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है, इसके मेरिट्स क्या है। इन फंक्शनल स्ट्रक्चर एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड एंड डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड। फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर हम ग्रुप क्रिएट करते हैं और डिपार्टमेंट बनाते हैं। ओके, हमने जितने लोगों का सिलेक्शन किया है, सिलेक्शन करने के बाद एज पर द रिक्वायरमेंट हम लोग उनको ग्रुप में बांटेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने चाहिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी, दोनों ही डिपार्टमेंट्स में हमें एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता है। तो हम सेलेक्ट करेंगे, पहले हम ग्रुप क्रिएट करेंगे, कितने स्टाफ मेरे पास हैं जिनका क्वालिफिकेशन प्रोडक्शन से रिलेटेड है या जिनके पास नॉलेज स्किल है, जो प्रोडक्शन करना जानते होंगे या प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने काम होंगे वो कर सकते होंगे। हम लोग उनको एक ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। ओके, एक ग्रुप में करने के बाद
हम उसी ग्रुप को डिपार्टमेंट्स में क्रिएट करेंगे। ओके, देन मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी पर्सन होंगे उनको हम एक जगह रखेंगे। वो सेल्स से भी हो सकते हैं और एडवर्टीजमेंट से भी हो सकते हैं। उनको हम लोग एक जगह रखेंगे और उन्हीं को हम डिपार्टमेंट्स में भेज देंगे। ओके, डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने का मतलब क्या होता है कि आप केवल उन्हीं को वो काम दोगे जो जिसमें वो स्पेशलाइजेशन रखते हो, जिसमें वो स्पेशलिस्ट हो या टैलेंट उनके पास हो उस जॉब का। द बेसिक्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, स्पेसिफिक फंक्शन टू बी परफॉर्म। स्पेसिफिक काम हम जिससे ले सकते हैं, किन से ले सकते हैं, तो जिनके पास उनका इंफॉर्मेशन और नॉलेज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने अकाउंट्स डिपार्टमेंट संभालने के लिए एम्प्लॉय को हायर करना है तो हम उस एम्प्लॉय को हायर करेंगे जो एम्प्लॉय अकाउंट्स के बारे में नॉलेज रखता हो, वो एम्प्लॉय जिसके पास अकाउंट्स का इंफॉर्मेशन हो, वो एम्प्लॉय जिसने अकाउंट्स के बारे में एटलीस्ट मास्टर तक पढ़ाई किया हो। ओके, टैली का इंफॉर्मेशन होगा। जहाँ तक वो कंप्यूटर का काम कर सकता हो, अकाउंट्स का काम कर सकता, हम उस व्यक्ति को हायर करेंगे। उसी प्रकार डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितना इंफॉर्मेशन है हम पीपल को ग्रुप में अलग करके देन उनको डिपार्टमेंट्स में क्रिएट करेंगे। डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने के बाद हम उन्हें वहाँ शिफ्ट कर देंगे और उनसे हम स्पेसिफिक फंक्शन करने को बोलेंगे और वो उस चीज़ को परफॉर्म करेंगे। ओके, यहाँ पर जितने लोग हैं ये सारे लोग बिलोंग करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जितना भी काम होगा ये सारे लोग मिलकर करेंगे और इनसे ही परफॉर्म करने के लिए बोला जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ऑल द जॉब्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर ग्रुप्ड अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जितना भी जॉब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा या प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा उसको हम कहाँ रखेंगे, प्रोडक्शन में रखेंगे। और सेल्स डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं या हम सेल्स डिपार्टमेंट क्रिएट नहीं करके हम यहाँ पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स क्रिएट करेंगे और सेल और एडवर्टीजमेंट को हम मार्केटिंग के अंदर रख सकते हैं। ओके, तो सेल्स हमारा मार्केटिंग के अंदर आ जाएगा और एडवर्टीजमेंट भी हमारा मार्केटिंग के अंदर आ जाएगा। इस तरीके से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टमैटिक वे में रन करवा सकते हैं। अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव तक हम रीच कर सकते हैं। अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिसके आधार पर हम अपने कामों को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डायनेमिक इन्वायरमेंट से घिरा होता है। ओके, हमारा बिजनेस जो है या ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके सराउंडिंग में जितने भी फैक्टर्स हैं वो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसके कारण अगर हम एडजस्टेबल नहीं होंगे या खुद को मॉडिफाई नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस तो हो सकता है हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव तक रीच नहीं कर पाए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एडजस्टेबल बनना होगा। ओके, द नेक्स्ट वी हैव इज एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। सो द फर्स्ट पॉइंट वी हैव इज functional specialization. It leads to occupational specialization since emphasis is placed on specific function. ये specialization पे focus करता है। ओके, अगर हम किसी एक व्यक्ति को हायर करते हैं एक काम करवाने के लिए, अगर हम उससे वही काम रिपीटेड करवाते रहेंगे, बार बार वही काम करवाते रहेंगे तो उस काम को करने का हुनर या उस काम को परफेक्टली वही इंसान कर पाएगा जो उस काम को लगातार करते आ रहा होगा। उसमें उसको स्पेशलाइजेशन हासिल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने प्रोडक्शन करना है तो हम किसको हायर करेंगे, प्रोडक्शन मैनेजर को हायर करेंगे। प्रोडक्शन मैनेजर के पास स्किल होता है, नॉलेज होता है, इंफॉर्मेशन होता है, जिसके आधार पर वो चीज़ों को जज करके प्रोडक्शन करता है। उसे पता है कि हमने रॉ मटेरियल किससे परचेस करना है, उसको पता है कि हमें कौन सा रॉ मटेरियल परचेस करना है, किस क्वालिटी का अगर हमने रॉ मटेरियल परचेस किया तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी फाइन क्वालिटी का मिलेगा।
तो इंफॉर्मेशन होना बहुत अनिवार्य है। तो इंफॉर्मेशन कैसे आएगा? जब हम उस काम को बार बार करते होंगे तभी हमें उस चीज़ में स्पेशलाइजेशन हासिल होगा और हम उसमें स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर जो पहला एडवांटेजेस है वो है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। ये स्पेशलाइजेशन को लीड करता है, ये स्पेशलाइजेशन को बढ़ावा देता है, ये स्पेशलाइजेशन पे फोकस करता है। अगर ये फोकस नहीं करेगा और सेम ये वही काम दूसरों से करवाएगा और बार बार चेंज करता रहेगा तो हो सकता है कि हमने जैसा सोच रखा हो वैसा हमारा काम नहीं हो, हमें कहीं ना कहीं चीज़ों में कमी नज़र आएगी या हम उस तरीके से काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ए और बी दो लोग हैं। ए जो है वो प्रोडक्शन करने में माहिर है, ओके, उसके पास प्रोडक्शन से रिलेटेड पूरा नॉलेज है। बी जो है वो मार्केटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है, मार्केटिंग के बारे में उसके पास नॉलेज है। तो अगर ये व्यक्ति से हम प्रोडक्शन करवाएंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन का प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्शन करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, जो गुड्स मिलेगा वो फाइन क्वालिटी का मिलेगा। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा रिसोर्सेस, उसका जो वेस्टेज है वो भी कम से कम होगा। जिस व्यक्ति के पास एक्सपीरियंस होता है उसे पता है कि हमने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किस वे में करना है, कितना करना है। अगर हम ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ करने लगे और जो हमारा प्रोडक्ट है वो उतने अच्छे क्वालिटी का नहीं बन पा रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारा वेस्टेज जो है वो ज़्यादा हो रहा है, उसको हम कम नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है जो हमारा कॉस्ट होगा वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा। कॉस्ट इंक्रीज़ करेगा तो हम प्रॉफिट ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे। तो प्रोडक्शन करने के लिए ए को देंगे और मार्केटिंग करने के लिए हम बी को देंगे। इससे इन दोनों का जो स्किल है या स्पेशलाइजेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज करेगा, ओके, और वो लोग उसमें फोकस करेंगे जिससे जो उस काम को करने का उनको और ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। नेक्स्ट वी हैव इज इफेक्टिव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो कंट्रोल होना चाहिए वो इफेक्टिव होना चाहिए और कोऑर्डिनेशन के साथ होना चाहिए। प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और कंट्रोल होना चाहिए। हम लोगों ने डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए एज पर द रिक्वायरमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के अंदर मैनेजर होंगे, प्रोडक्शन मैनेजर होगा और उसके जो 7 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे और आई कैन से द सब ऑर्डिनेटर्स होंगे। तो सब ऑर्डिनेटर्स जो हैं वो प्रोडक्शन मैनेजर के साथ काम कर रहे हैं। अब प्रोडक्शन मैनेजर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो सारे एम्प्लॉयज़ को साथ में ले करके काम को करे। उससे क्या होगा कि उस डिपार्टमेंट के अंदर एक कंट्रोल भी रहेगा प्रोडक्शन मैनेजर का और सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन भी अच्छा रहेगा, ओके। अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा तो हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनेगा। हमने ये नहीं पता कि परचेज मैनेजर क्या कर रहा है, क्या वो प्रोडक्शन मैनेजर से कंसल्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें क्या वो सिस्टमैटिक वे में हो रही है या नहीं हो रही है। ये तभी मुमकिन है जब आपका कंट्रोल उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में अच्छा हो। आप उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन अपने पास रखते हो। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से डील करता है, तो जब भी वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से डील करेगा तो उसको ये ध्यान में रखना होगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके बारे में उसके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। उनके पास कौन सा स्किल है, क्या एबिलिटी है, वो कौन सा काम कब कर सकते हैं, ओके, उसके आधार पे वो उनको काम देगा। तो जब तक उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा तब तक वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएगा। लेकिन फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर जो एडवांटेजेस हैं वो है इफेक्टिव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने के बाद हम एक ग्रुप में काम करते हैं,
ओके हमें दूसरे लोगों से मतलब उतना नहीं होता है, हम केवल एक ही डिपार्टमेंट्स को लीड करते हैं और एक ही डिपार्टमेंट के बारे में सोचते हैं, जिस कारण उस डिपार्टमेंट का जो इफिशियंसी है वो बढ़ेगा। ओके काम करने का क्षमता है वो बढ़ेगा, जिसके कारण हम परफेक्टली अपने काम को पूरा कर पाएंगे। नेक्स्ट वी हैव इज इम्प्रूव इफिशियंसी। It helps in increasing managerial and operational efficiency। ये इंक्रीज करता है मैनेजरियल और ऑपरेशनल इफिशियंसी को, एंड दस रिजल्ट इन इंक्रीज्ड प्रॉफिट, जिस कारण जो हमारा प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज करेगा। प्रॉफिट भी हमारा इंक्रीज करेगा। अगर हमने डिपार्टमेंट्स के अंदर चीज़ों को मैनेज करना नहीं सीखा, अगर हम चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो हम प्रॉफिट भी उतना नहीं कमा पाएंगे और हमारा काम परफेक्टली नहीं हो पाएगा। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर हमें बताता है कि अगर आपने फंक्शनल स्ट्रक्चर के साथ डील किया, ग्रुप में लोगों को बांटा, देन आफ्टर आपने डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए, तो उसके अंदर जो आपका मैनेजरियल स्किल है वो भी इंक्रीज होगा। एट द सेम टाइम जो आपका ऑपरेशनल इफिशियंसी है वो भी बढ़ेगा। दोनों ही की इफिशियंसी इंप्रूव होगी और इसका जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो प्रॉफिट के रूप में मिलेगा। हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हैं तो हमारा एक मोटिव रहता है कि कुछ टाइम के बाद हमने अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है या हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हम मैक्सिमम प्रॉफिट तभी कमा सकते हैं जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन अपने पूरे काम को सिस्टमैटिक वे में कर रहा होता है। उसके अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हमने क्रिएट किए, उस पर्टिकुलर ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट के अंदर जो हमने काम दिया है, जिस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल जिन लोगों को बनाया है, वो अपने काम को सही समय पर और सही तरीके से पूरा कर रहे होंगे। देन ओनली आई कैन से कि वहाँ पर जो होगा वो इम्प्रूव करेगा इफिशियंसी को, चीज़ों को मैनेज करने की क्षमता, चीज़ों को मैनेज करने का स्किल, उसको ऑपरेट करने का इफिशियंसी वो भी इम्प्रूव करेगा। एट द एंड हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है और वो प्रॉफिट की ओर ध्यान नहीं देता है तो वो डेवलप भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम जो प्रॉफिट कमाते हैं उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम अपने डेवलपमेंट में लगाते हैं, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करता है, एक्सपैंड करता है। अगर हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। डेवलपमेंट के लिए अनिवार्य है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाए। देखो, कभी प्रॉफिट कमाना या कभी लॉस होना ये हो सकता है बिकॉज ऑफ डायनेमिक इन्वायरमेंट। डायनेमिक इन्वायरमेंट है बिजनेस का, वो फ्रिक्वेंटली भी चेंज होता है या कभी कभी कुछ समय तक वो स्टेबल है और सडनली चेंज हो गया, तो उस समय हम प्रॉफिट भी कमा सकते हैं और लॉस भी कमा सकते हैं। लेकिन हम हमेशा ये अज्यूम करते हैं कि हमने जो प्लान किया है और प्लान के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसी के आधार पर, उसी के चलते हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट भी कमाते हैं और कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशन में हमें लॉस भी होता है। तो दोनों कंडीशन हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका जो फैक्टर है वो आपको कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, या बिजनेस का जो फैक्टर है वो बिजनेस को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज अवॉइड डुप्लीकेशन। इट रिड्यूस डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। डिपार्टमेंट्स के अंदर हम वही काम देते हैं जो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा। उस डिपार्टमेंट में हम उन्हीं लोगों को अपॉइंट करेंगे जो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, स्किल या जो उस डिपार्टमेंट के क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं सेम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर हम उन्हीं लोगों को रखेंगे जो प्रोडक्शन करना जानते हो। ओके, हम उन लोगों को हायर क्यों करेंगे जो प्रोडक्शन के बारे में कुछ नहीं जानते होंगे। यहाँ पर हम उन्हीं लोग को रखेंगे जो प्रोडक्शन के बारे में जानेंगे और
उनके अंदर उस डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी वर्कर्स होंगे वो लोग कौन सा काम करेंगे, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा। ठीक है, मान लेते हैं यहां पर 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 एम्प्लॉयज हैं। अगर 10 एम्प्लॉयज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो हम 1 से लेकर के 10 तक हर एक एम्प्लॉय को उनकी ड्यूटी को असाइन करेंगे, उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, उन्हें कौन सा काम कब कंप्लीट करके देना है। तो एक डिपार्टमेंट के अंदर हम करते हैं जिसमें हम देखेंगे कि हम उसमें डुप्लीकेशन को अवॉइड करेंगे या ओवरलैपिंग को हम वहां से हटा सकते हैं, जिस कारण हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो रिसोर्सेज है उसका भी वेस्टेज कम से कम होगा। ओके, हम अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम किस चीज को यूज करेंगे, हम रिसोर्सेज को यूज करेंगे। तो हम जो रिसोर्सेज को यूज करेंगे, अगर ये 10 एम्प्लॉय को पता नहीं कि हमने क्या करना क्या नहीं करना है, तो वो इस रिसोर्सेज का वेस्टेज करेंगे। लेकिन अगर हम उनको एक रिसोर्सेज अवेलेबल करवाते हैं और बताते हैं कि आपने काम करना है, आपने एक काम नहीं करना है, आपको इतने बजे ये काम कंप्लीट करके देना है, तो वहां पर हम डुप्लीकेशन को अवॉइड कर सकते हैं। वहां पर हम एक एक एम्प्लॉय को उनकी ड्यूटी समझा सकते हैं, ड्यूटी बता सकते हैं, ड्यूटी असाइन कर सकते हैं और उसी ड्यूटी के आधार पर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेंगे। नेक्स्ट वी हैव इज ईज इन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में आसानी होता है। इट हेल्प्स इन ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज ईजियर एज फोकस इन ओनली ऑन लिमिटेड रेंज ऑफ रिस्क। ओके, उनके पास जो स्किल पहले से अवेलेबल है, एक ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद उसी स्किल पे हम फोकस करते हैं और हम उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं, जाहिर सी बात है कि उनके अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटी होगा, कोई ना कोई स्किल होगा, तभी वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं। हम उनको अगर टाइम टू टाइम ट्रेन करते रहेंगे, ओके, हम उनको कभी सेमिनार में भेजते हैं, कभी सेमिनार अटेंड करवाते हैं या उनको ट्रेनिंग देते हैं, जिसके कारण जो उनका एबिलिटी है, जो उसका स्किल है, वो और ज़्यादा इम्प्रूव करता है। ओके, अगर उनका स्किल डे बाय डे इम्प्रूव करेगा बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग, बिकॉज ऑफ सेमिनार, जहाँ से उनको इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि आप कैसे और बेटर बना सकते हो, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट तभी निर्भर है जब वहाँ पर काम करने वाले जितने भी वर्कर्स हैं वो अपने काम को इफेक्टिव वे में पूरा करते हैं। ओके, वो अपने सारे कामों को इफेक्टिव वे में पूरा करेंगे, देन ओनली उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम डेवलपमेंट देख पाएंगे। सो डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने के बाद हम हर एक डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़ को अगर ट्रेनिंग देंगे तो उनका जो एरिया है वो लिमिटेड है, उनका जो रेंज है वो लिमिटेड है। अगर उनके स्किल को हम उसी रेंज में अगर इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट वी हैव इज प्रॉपर अटेंशन। इट इंश्योर दैट डिफरेंट फंक्शन गेट ड्यू अटेंशन। इसमें हम प्रॉपर अटेंशन दे पाएंगे हर एक चीज़ में। हमने जितने भी डिपार्टमेंट्स क्रिएट किया है उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड हम हर एक चीज़ कर पाएंगे, हर एक सेक्टर, हर एक एरिया में हम अटेंशन दे पाएंगे, हर एक चीज़ को जज कर पाएंगे, हर एक चीज़ को वेरीफाई कर पाएंगे, जिस कारण हम जो है जो हमारा वीक पॉइंट अगर कहीं पर है या लूप होल है उसको हम और इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। ये हम लोगों ने अभी एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं या एक जो डायनामिक इन्वायरमेंट के अंदर हमारा ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव करता है उस डायनामिक इन्वायरमेंट को हम कैसे अपने बिजनेस के लिए इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, कैसे हम उसको ज़्यादा बेटर बना सकते हैं और उसी इन्वायरमेंट को हम अपने बिजनेस के
डेवलपमेंट के लिए और परफेक्टली यूज कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वी हैव इज disadvantages of functional structure. Number one point we have is functional empire. A functional structure give more importance to the objective of functional head. functional structure के अंदर हमने किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया है या किस चीज़ को हमने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, तो फंक्शनल हेड के ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस किया है देन द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना ऑब्जेक्टिव होता है और उस ऑर्गेनाइजेशन में जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनका एक अपना ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने अपने डिपार्टमेंट के लिए ये काम करना है या ये डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है उसे पूरा करना है। तो इसका जो डीमेरिट है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पे उतना फोकस नहीं करता है, वो फोकस करता है कि उसके हेड के द्वारा क्या बताया गया है और उसके डिपार्टमेंट्स का क्या ऑब्जेक्टिव है, वो केवल डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव पर ही फोकस करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में डिफिकल्टी होता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं और होते ही हैं। अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है और उन डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है और आई कैन से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन के कारण हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भी पूरा नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है कि एक दिन में हमें 100 प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, ओके 100 प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, लेकिन अगर 100 में से 50 प्रोडक्ट का ही मार्केट में डिमांड हो रहा है, ओके बाकी का 50 का अभी कोई डिमांड नहीं है। अगर ये बात मार्केटिंग डिपार्टमेंट या सेल्स के लोग नहीं बता रहे हैं प्रोडक्शन को या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, तो वहाँ पर जो हमारा रिसोर्सेज का है वो भी तो वेस्ट हो रहा है फॉर अ टाइम बीइंग, क्योंकि जब तक डिमांड ही नहीं है तो वाई वी आर प्रोड्यूसिंग। सो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अमंग द डिपार्टमेंट्स। अगर डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ख़राब बात है, क्योंकि उससे एक ऑर्गेनाइजेशन सफ़र करेगा। उसके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका कहीं ना कहीं वेस्टेज हो ही रहा है। जिस चीज़ की आवश्यकता अभी नहीं उस चीज़ को क्यों प्रोड्यूस करना। ओके, द नेक्स्ट वी हैव इज कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विल अराइज विद इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स के बीच में डिस्प्यूट्स हो सकता है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, कन्फ्लिक्ट्स हो सकता है। केवल हर डिपार्टमेंट अपने इंटरेस्ट को पूरा करने में लगा हुआ है, हर डिपार्टमेंट अपने ऑब्जेक्टिव तक रीच करने के लिए लगा हुआ है, जिसके कारण डिपार्टमेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है और ये एक ऑर्गेनाइजेशन की डीमेरिट्स में काउंट होता है। ओके, या एक ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लाइन की ओर ले जाएगा। नेक्स्ट इज इनफ्लेक्सिबिलिटी। इट मे लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू नैरो प्रोस्पेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज़ का जो प्रोस्पेक्टिव है, जो उनका दृष्टिकोण है वो नैरो है। नैरो होने के कारण हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, केवल हम अपने डिपार्टमेंट्स के बारे में सोचेंगे। तो अपने ही डिपार्टमेंट्स के बारे में सोचेंगे तो हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कहाँ सोच रहे हैं। हम ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बारे में तभी सोचेंगे जब सारे डिपार्टमेंट्स मिल करके एक साथ मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करेंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, देन ओनली कि एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव इफेक्टिव वे में पूरा हो सकता है। अब हमने जो फंक्शनल स्ट्रक्चर पढ़ा उसकी डेफिनेशन और डिसएडवांटेजेस और मेरिट्स को देखा, लेकिन अब हम बात करेंगे कि फंक्शनल स्ट्रक्चर किस टाइप में सुटेबल होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर्स हाई डिग्री एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन विथ डाइवर्स एक्टिविटी, ये इसमें फिट होगा। ओके, और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग वन लाइन प्रोडक्ट, ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में ये सूटेबल होता है। थैंक यू।